बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और आईएमएफ का रोमांस बहुत पुराना है। पहली बार पाकिस्तान और आईएमएफ 1958 में मिले थे। अब तक पाकिस्तान और आईएमएफ का ये 24वां मुलाकात है एक दूसरे से। लेकिन आईएमएफ वो महबूब है, वो बेवफा महबूब है जो कि इजी लोड तक ही महदूद है, या फिर बोले कि ये इजी लोड वाला महबूब है। लेकिन पाकिस्तान इतना आशिक है कि 24वीं बार मिला, लेकिन 24वीं बार मिलने के बावजूद भी अब भी ये समझ नहीं पाया कि आईएमएफ एक तरह से उसको लूट रहा है। लेकिन क्या करे, आशिक तो मजबूरी होता है। ये ऐसे ही है कि आईएमएफ अपना काम निकाल के फिर बोलता है कि भाई मैं तो तुझे जानता भी नहीं। तो ये वाला सीन हो जाता है पाकिस्तान के साथ। तो अगर हम पहले वैसे देखें तो आईएमएफ शुरू में 1944 में वजूद में आया था। इसके वजूद में आने की असल वजह ये थी कि जो उस वक्त के वो स्टेट जो आज़ाद हुए थे नए, तो वो गरीब थे, उनके इकानमी इतने स्टेबल नहीं थे, तो उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत थी। उसके लिए ये यूनाइटेड स्टेट्स ने और जो इनके दूसरे कंट्रीज़ थे उस वक्त के यूरोपियन कंट्री, ये सब ने मिलकर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों को तशकील दिया ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बुनियाद इनके तहत। तो अब ये आईएमएफ यूएन का एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। अब ये है कि उस वक्त इसको बनाने का मकसद ये था कि जो नए कंट्रीज वजूद में आए थे, आज़ाद हुए थे, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी। वो आईएमएफ के ज़रिए उनको सपोर्ट किया जाता था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये आईएमएफ के पीछे असल मकासद कुछ और थे। वो मकासद ये थे कि जिस तरह वर्ल्ड वार 2 से पहले एक कॉलोनियलिज्म का राज चल रहा था, बरतानिया का कॉलोनियलिज्म, फिर फ्रेंच का कॉलोनियलिज्म, फिर इटली का कॉलोनियलिज्म, ये एक तरीके का था। उस वक्त कॉलोनी में ये होता था कि डायरेक्टली या सीधे तरीके से फौजें उस वक्त उस जिस कंट्री में कब्जा करना होता था तो वहाँ पे वो अपनी फौजें उतार देते थे। लेकिन 1944 या 1947 के बाद ये चीज़ें तब्दील हुई। जैसे वर्ल्ड वार 2 वैसे ख़त्म हुआ, तब से ये चीज़ें तब्दील हुई। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद ये डायरेक्टली तो अब कब्ज़ा नहीं कर सकते थे, तो ये कब्ज़े का एक नया तरीका इन्होंने बना दिया, जिसको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आईएमएफ कर्जा देता है और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बुनियाद पे पैसे देता है। आईएमएफ कर्जा देता है, उसके जो शेयर होल्डर होते हैं या उसको जो पैसा देने वाले होते हैं, जिस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिस तरह के बड़े बड़े कंट्रीज जिसमें इंडिया हुआ, चाइना हुआ, ब्राज़ील हुआ, साउथ अफ्रीका, या इस तरह के जो भी हैं, जापान वगैरह, ये सारे आईएमएफ को पैसे देते हैं। आईएमएफ फिर वो पैसों से आगे कर्जा देता है, और ये कर्जे के साथ आईएमएफ सूद का फिर एक कंडीशन रखता है कि जब कर्जा मैं दे रहा हूँ तो ये कर्जे के साथ कुछ टाइम पीरियड के बाद मुझे आप ये सूद के साथ कर्जा वापस करोगे। तो ये तरीक़ेकार होता है। अब इससे क्या होता है कि ये तो है नहीं कि जो कंट्रीज पहले से गरीब हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है, तो वो आईएमएफ को पैसे वापस कर सकें, ये मुमकिन होता नहीं है। लेकिन आईएमएफ फिर भी उनको कर्जा देता है। तो करता क्या है कि आईएमएफ एक तो आईएमएफ के जो शेयर होल्डर होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये क्या करता है कि इसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तो ज़रूरत है ही नहीं, वरना फिर क्या होता था कि जो कंट्री जहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की ज़रूरत होती है, फिर आईएमएफ के कर्ज़े के शर्त में वो क्या करते हैं कि भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं, आईएमएफ को बोल रहे हैं हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप आगे अपना कर्जा दें, लेकिन इसके एवज पे आप हमें कुछ दें। तो फिर आईएमएफ का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक उसका दूसरा रुख है, तो वर्ल्ड बैंक दूसरे कंट्रीज में क्या करता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करता है। जैसा कि इंडिया में वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर देता है,
जैसे ही इंडिया IMF को पैसे देता है कि आप आगे से कर्जा दे दो लोग गरीब कंट्रीज को, तो फिर इसके एवज पे आप मेरे यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर दें। लेकिन अमेरिका को तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो अपने तरीके से कंट्रीज को मजबूर करता है, जो कि IMF के कर्जदार होते हैं, उनको मजबूर करता है कि वो अमेरिका की बात माने, या ये समझें कि उनको इस तरह से मजबूर करता है कि वो IMF के जो शराइत व ज़वाब्त होते हैं उनके मुताबिक चले, और वो सीधी तरीके से या गैर सीधे तरीके से असल में कंडीशंस होते हैं अमेरिका के, या जो भी IMF को पैसे देते हैं ये उनके कंडीशन होते हैं। तो मिसाल हम लेते हैं अमेरिका की, कि अमेरिका के क्या असल में कंडीशन होते हैं। देखिए, अमेरिका को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो नहीं चाहिए जो कि उनको वर्ल्ड बैंक के मद में दिए जाते, तो उनको क्या चाहिए, उनको उनके इंटरेस्ट चाहिए। उनका इंटरेस्ट है, उनका कारोबार है हथियारों के कारोबार से, हथियारों को बेचने के कारोबार से उनकी इकनॉमी चलती है। तो वो क्या करता है कि दंगे फसाद करवाता है IMF के ज़रिए से। दंगे फसाद इस सिलसिले में करवाता है या इस तरीके से करवाता है कि कंट्रीज़ में जहाँ पे IMF लोन देता है तो वहाँ पे वो कहता है कि भाई यहाँ पे आप महंगाई करो, यहाँ पे आप टैक्स बढ़ाओ, यहाँ पे आप चीज़ों के अशिया के कीमतें बढ़ाओ। तो इस तरीके से क्या होता है कि उस कंट्रीज़ में या उस नेशन में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। अब ये एक तरह से स्पेस बन जाता है अमेरिका जैसे ममालिक के लिए, जो कि अपने हथियारों का कारोबार आके यहाँ पे कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि वहाँ के गवर्नमेंट को भी हथियार देते हैं, और वहाँ पे जो बाकी लोग होते हैं उनको भी यही लोग हथियार देते हैं अमेरिका के जैसे। तो इनका तो कारोबार ऐसे ही चलता आ रहा है। तो ये तरीका होता है अमेरिका के जैसे कंट्रीज़ का अपने इंटरेस्ट लेने का IMF के ज़रिए। लेकिन ये बात पाकिस्तान जैसे बेचारे आशिक अभी तक नहीं समझे कि IMF के मद में असल में ये IMF इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका के हाथों। लेकिन ये है कि पाकिस्तान जब कोई आशिक बन जाता है तो वो कर भी कुछ नहीं सकता। तो ये तरीका अभी चल रहा है कि पाकिस्तान भी मजबूर है। अभी फिर से ये 24वीं बार IMF के पैरों पड़ गया कि भाई मुझे कर्जा चाहिए। हालांकि हमारे पास एक और मिसाल है जहां पे IMF अगर कर्जा देता तो वो कंट्रीज भी कुछ ना कुछ बेहतर हो जाता। वो मिसाल है श्रीलंका की। श्रीलंका के इकानमी अभी डिफ़ॉल्ट कर गई। अगर IMF चाहता तो उसको भी कर्जा देके उसके इकानमी को डिफ़ॉल्ट होने से बचाता, लेकिन IMF को पता था कि श्रीलंका पहले से चाइना के हाथों या चाइना के हाथ में चला गया है। जैसा कि हम्बनटोटा पोर्ट वो चाइना को तकरीबन 100 साल के लिए लीज में श्रीलंका ने दे दिया है। इसका मतलब कि चाइना के पूरी तरह से चंगुल में है या पूरी तरह से कंट्रोल में है श्रीलंका। अब अमेरिका को तो यहाँ पे अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। तो अमेरिका के जब इंटरेस्ट नहीं है तो फिर IMF श्रीलंका को क्यों कर्जा दे, जबकि IMF के बनने का मकसद ही यही है कि वो उन कंट्रीज को कर्जा दे जो कि गरीब हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं। लेकिन आज श्रीलंका को उन्होंने नहीं दिया और श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया। वही सीन पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान के इकानमी को IMF डिफ़ॉल्ट करने नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका के असल इंटरेस्ट फंसे हुए हैं या दूसरे कंट्री के असल इंटरेस्ट फंसे हुए हैं। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो अमेरिका के हाथों से ये निकल जाएगा, और ये अमेरिका के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है। और इसी वजह से IMF पाकिस्तान को बार बार कर्जा दे रहा है, लेकिन कुछ शराइत व ज़वाबित के साथ। अब पाकिस्तान को चाहिए कि ये चीज़ें समझे और IMF के कर्जे से अपना जान छुड़ाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाए या फिर ऐसा काम करे कि उसके पास डॉलर आए, लोग बाहर से डॉलर भेजने में मजबूर हो जाएं, या बाहर के फॉरेन के लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। तब भी पाकिस्तान का ये जो ट्रेड डिफिसिट है, जिसमें कहते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ये जो बीच में एक गैप है, जैसा कि भाई पाकिस्तान चीज़ें इंपोर्ट करता है या चीज़ें मंगवाता है 10 बिलियन डॉलर की, और जो वो एक्सपोर्ट करता है वो 5 बिलियन डॉलर की।
तो $5 बिलियन का बीच में ये जो गैप आ जाता है ना, ये पाकिस्तान को फंसा देता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये अपने IMF के पास जाने के बजाय ये अपने एक्सपोर्ट बढ़ाए और इस तरह के काम करे कि सिक्योरिटी टाइट हो, यहाँ पे चीज़ों को सिक्योरिटी हो, ताकि बाहर के लोग इन्वेस्ट कर सकें, करप्शन पे इनका कंट्रोल हो पाकिस्तान का, ताकि लोग यहाँ पे बाहर के लोग सेफ समझें कि यहाँ पे अगर पैसे हम इन्वेस्ट करें तो वो पैसे पे हमें कुछ रिटर्न मिले, ना कि हमारे पैसे यहाँ पे ज़ाया जाए। तो ये है IMF और वर्ल्ड बैंक, इनकी ये असल मैंने आपको एक शक्ल दिखाई है कि असल इनके मकसद हैं क्या। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।